नमस्कार दोस्तों, एसवी कोचिंग नौगांव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत में जो सीरीज हमने शुरू की थी उसमें आज का टॉपिक है आपका खिलजी वंश। गुलाम वंश सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आज आपका खिलजी वंश, और खिलजी वंश में भी उसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का आज अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में एक हेलमंद नदी घाटी हुआ करती थी। इस घाटी में जो भी जनजाति निवास करती थी उस जनजाति को खिलजी नाम से क्या होता था, आपका जाना जाता था। तो हेलमंद नदी घाटी खिलजियों से क्या रही है, आपकी संबंधित रही है। और जो खिलजी थे ये आपके मूलतः क्या थे, तुर्क थे। तो एलवारी तुर्क थे, उनसे पृथक ये क्या थे, तुर्क थे। तो आपके जो गुलाम वंश के थे वो भी तुर्क थे, और आपके जो खिलजी हैं वो भी आपके क्या हैं, तुर्क हैं। तो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक रहे हैं, जैसे आपका कैकुबाद, तो कैकुबाद के समय आपका क्या है, जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि देता है कैकुबाद, और आरिज ए मुबारक के पद पर इसको क्या करता है, नियुक्त करता है। जहां से जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है उसकी शक्तियों में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और उसकी सोच सुल्तान बनने तक भी पहुंचती है। इसके बाद आपका क्यूमर्स क्यूमर्स जो शासक रहता है गुलाम वंश का, उसके समय आपका जो जलालुद्दीन खिलजी है वो वजीर के पद तक पहुंच जाता है। और आपको पता ही है कि वजीर बनने के बाद सुल्तान बनना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो जो आपका जलालुद्दीन खिलजी था ये बलबन के समय से क्या था, आपके गुलामों की सेवा में रहा है, सैनिक सेवा में रहा है। और इसके साथ इसका भाई सियाबुद्दीन और सियाबुद्दीन का बेटा आपका अली गुरसप या अलाउद्दीन खिलजी, ये तीनों बलबन की समय से ही सेना में रहे हैं और इन्होंने काम किया है। तो आपका जो जलालुद्दीन खिलजी है ये कैकुबाद द्वारा निर्मित आपके किलो खेरी के महल में अपना क्या कराता है, राज्याभिषेक कराता है। तो याद रखना जो किलो खेरी का महल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, कैकुबाद के द्वारा। और दिल्ली की जनता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए इसने कुछ समय के लिए अपना किलो खेरी को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। और एक काफी उम्रदराज सुल्तान रहा है जो 70 वर्ष की आयु में क्या बना था, दिल्ली का सुल्तान बना था। तो ये अपना क्या था, उदार स्वभाव वाला और नम्र स्वभाव वाला क्या था, सुल्तान था। तो इसके बारे में जो प्रोफेसर एसआर शर्मा है इतिहासकार, वो बताते हैं कि जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है यह कोमल हृदय वाला क्या था, सुल्तान था। ये आपकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में आ सकती है कि किस इतिहासकार ने जलालुद्दीन खिलजी को कोमल हृदय वाला सुल्तान कहा था। तो प्रोफेसर एसआर शर्मा। ऐसा ही एक कथन है हबीबुल्लाह के द्वारा। हबीबुल्लाह बताता है कि जो आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वह अशोक के जैसे परिवर्तित हृदय से शांति प्रिय और विश्वास के साथ शासन करना चाहता था। तो ये दो आपके क्या स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या है उपाधियां, एक है आपकी इब्ने सईफ। इब्ने सईफ मतलब तलवार का बेटा, इब्ने सईफ तलवार का बेटा। और दूसरी है शाइस्ता खां, जो इसको कैकुबाद ने क्या की थी, इसको प्रदान की थी। दोनों उपाधियां आपकी इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली सल्तनत का जो आधार रहा है वो रही है सैन्य शक्ति, और सैन्य शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार को खिलजियों ने काफी हद तक आगे फैलाया। जो गुलाम वंश के शासक थे उनसे कई गुना जागे अलाउद्दीन खिलजी इसका बहुत सारा विस्तार करेगा। उसके पहले जलालुद्दीन खिलजी के समय एक विद्रोह होता है, किसलू खां का विद्रोह या मलिक छज्जू का विद्रोह। तो मलिक छज्जू आपका क्या था, बलबन का भतीजा, जो कड़ा मानिकपुर का क्या था, आपका इक्तेदार था। किसलू खां का विद्रोह 1290 में होता है। देखो महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं। तो जब इक्तेदार था, एक प्रांत का मालिक था, तो इसने क्या किया, सुल्तान मुगीसुद्दीन की नाम की उपाधि धारण की, अपने नाम के खुतबे पढ़वाए और अपने नाम का सिक्के चलवाए और स्वयं को क्या कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया। तो इसने जलालुद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन को भेजकर इस विद्रोह को क्या दमन किया था। और जलालुद्दीन उदार स्वभाव का था, जिसके बाद इसने किसलू खां को माफ कर दिया था। दूसरी इंसिडेंट होती है इसके समय सीदी मौला की हत्या। सीदी मौला आपका एक संत था, सुल्तान के किसी ने कान भर दिए और सुल्तान ने जोश में आकर इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी।
तो इतिहासकार इसको एक क्या मानते हैं, गलत मानते हैं कि ये जलालुद्दीन ने क्या किया था, गलत किया था। इसके बाद साम्राज्य विस्तार के क्रम में इसने सबसे पहला जो अभियान किया था वो था आपका रणथंबोर का अभियान। रणथंबोर का अभियान ये आपका हुआ था 1290 ईस्वी में। रणथंबोर का अभियान 1290 ईस्वी। और यहाँ का शासक कौन था आपका, हम्मीर देव। तो आपका जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन रणथंबोर के किले को जीत नहीं पाता है। बीच में एक झाइन का किला पड़ता है जिसको ये विजय कर लेता है, और बिना जीते ही वापस क्या होता है, रणथंबोर को बिना जीते वापस अपने दिल्ली आ जाता है। इसके बाद जो दूसरी इसने विजय की थी अलाउद्दीन को भेज के, वो थी आपकी भिलसा की विजय, भिलसा अभियान। भिलसा अभियान आपका हुआ था 1292 ईस्वी में। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत दौलत मिली थी और सुल्तान खुश हुआ, और सुल्तान ने अलाउद्दीन को अवध की इख्तियारी भी दे दी। कहाँ की, अवध की इख्तियारी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अवध की इख्तियारी भी सुल्तान ने किसको दे दी, अलाउद्दीन खिलजी को। इसी भिलसा अभियान के दौरान अलाउद्दीन को देवगिरी का पता चलता है, आपका देवगिरी, ठीक है, देवगिरी। यहाँ पे कौन शासक रहते हैं, यादव वंश के। तो देवगिरी के खजाने के बारे में, उसकी संपन्नता के बारे में, वैभवशीलता के बारे में पता चलता है किसको, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन बचपन से ही क्या था आपका, महत्वाकांक्षी शासक रहा है, वह व्यक्ति रहा है। तो ये क्या करता है, देवगिरी पर आक्रमण करने की क्या बनाता है योजना। तो सुल्तान से डायरेक्ट देवगिरी पर आक्रमण करने का ना बोल के कहां का बोलता है, चंदेरी पर आक्रमण करने की क्या मांगता है, आज्ञा। और आक्रमण करेगा कहां, आपके देवगिरी पर। तो सुल्तान इसको चंदेरी पर आक्रमण करने की क्या दे देते, परमिशन। लेकिन ये पहुंचता कहां है, देवगिरी। उस समय देवगिरी का शासक कौन था आपका, रामचंद्र देव। ये आपका क्या रहता है, शासक रहता है देवगिरी का। तो अब होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी के बारे में जानता था। उसने एक स्टेटमेंट दिया था अपने सैनिकों को आक्रमण करने से पहले कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूं जहां की महिलाएं भी युद्ध भूमि में लड़ने से पीछे नहीं हटेंगी, और महिलाएं जब इस तरीके की हो सकती हैं तो पुरुष युद्ध में क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मतलब उसका सीधा सीधा इंडिकेशन था कि पुरुष तो ठीक है, हमें वहां पे महिलाओं से भी युद्ध करना पड़ेगा। ये उसने अपने सैनिकों को क्या किया था, आगाह किया था। तो इसके बाद होता क्या है, अलाउद्दीन पहुंचता है और रामचंद्र देव वहां पे पराजित हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी उससे बोलता है कि अगर आपको किला चाहिए, अपना साम्राज्य वापस चाहिए, तो एक प्रांत रहता है आपका एलिचपुर। एलिचपुर, तो बोलता है कि हमें एलिचपुर का पूरा वार्षिक जितना भी लगान मिलता है वो आप हमें दिल्ली भेजेंगे। इसके लिए आपके रामचंद्र देव क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और साथ ही अपनी बेटी झत्तपाली का विवाह भी किससे करते हैं, अलाउद्दीन के साथ करते हैं। और इस शर्त के साथ अलाउद्दीन उन्हें उनका साम्राज्य क्या कर देता है, वापस कर देता है। लेकिन इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन को इतना खजाना प्राप्त होता है जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। तो ये सारा खजाना लेके अलाउद्दीन कहां पहुंचता है, आपका कड़ा मानिकपुर, जहां का वो क्या था, गवर्नर था, इख्तियार था। ये बात सुल्तान को ग्वालियर में जब सुल्तान थे तो पता चलता है कि अलाउद्दीन ने देवगिरी पे क्या किया है, आपका आक्रमण किया है, और बहुत सारी मात्रा में उसको धन दौलत मिली है। तो जो सुल्तान के वफादार होते हैं वो मना करते हैं कि आप अलाउद्दीन से अकेले मिलने ना जाएं, लेकिन सुल्तान नहीं मानता है। कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सुल्तान अकेले पहुंच जाते हैं अलाउद्दीन से मिलने, और गंगा नदी को पार करके वो कहां पहुंचते हैं, कड़ा। कड़ा में अलाउद्दीन के द्वारा जलालुद्दीन की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और कड़ा में ही अलाउद्दीन अपने को क्या घोषित करता है, सुल्तान। तो अब दिल्ली का नया सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में इसकी हत्या कर देगा और नया सुल्तान बनेगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी एक उपाधि है सिकंदर सानी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, जलालुद्दीन खिलजी। तो याद रखना, जलालुद्दीन के समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या है, आपकी देवगिरी का अभियान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वही अभियान है जिसने अलाउद्दीन को सुल्तान बनने का मार्ग प्रशस्त किया था। यहां से अलाउद्दीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, अपने सेनापति से और अपने योग्यता का परिचय दिया था।